यहाँ से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी अगर एक भी बात जो मोदी जी कहते हैं वो दिखा दीजिए। हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट। उन्होंने कहा कोई बलिया का नेता बोल देता है तो ऐसा होता है। बताइए राहुल गांधी 25 साढ़े थे, वो बलिया के नेता थे? ये बताइए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन सोनिया गांधी जी जो छोटा मोटा नेता थी, उनकी बड़का बड़का फोटो लगती थी और प्राइम मिनिस्टर की छोटा छोटा फोटो लगती थी। एक फोटो दिखा दीजिए जहां पर सोनिया जी की बड़ी फोटो और मनमोहन सिंह जी की छोटी फोटो। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में खड़े होकर पार्लियामेंट में बोला है कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। 22,000 करोड़ रुपए का एसबीआई ने क्या कहते हैं कारवा लुट गया, हाईएस्ट प्रॉफिट गेन किया। कि क्या टेम्पो में भर भर कर बोरों में लाद लाद कर काला धन बांटा जा रहा है। ये तो इतने नोट पकड़े गए कि टेम्पो क्या ट्रकों में ना पाए। 350 करोड़ रुपए याद है भैया, ट्रक में भर के ना 350 करोड़ आप आए, उतरे पकड़े गए। प्रधानमंत्री पहले चरण के बाद मटन मीट मुर्गे पर आ गए, दूसरे चरण के बाद मंगलसूत्र और भैंस पर आ गए, तीसरे चरण के बाद वो आ गए अडानी अंबानी पर और चौथे चरण के बाद मोदी जी को गजनी का शिकार। नमस्कार दोस्तों, द डिबेट तड़का की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज की डिबेट है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी के नेशनल और जाने माने वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच। और डिबेट होने वाली है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत पीएम नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू कर देती हैं। बस इसी को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया श्रीनेत की जमकर क्लास लगा दी। तो डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया जी, आपका मैं एक पोस्ट देख रहा था, आपने कहा 4 जून बीजेपी शून्य। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और मैं बताती हूं क्यों। कि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे। आज डिबेट इस बात पर नहीं है कि एक बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार को मोदी जी कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। 24 घंटे में पलट गए, 24 घंटे में हिंदू मुसलमान करने लगे। जिस व्यक्ति का वजूद इस विषाक्त राजनीति के बल पर है वो ऐसी बातें कहता है। आप लोग डिबेट नहीं करते तो हमसे मत पूछिए, जनता को समझ में आ गया और जनता ही हिसाब कर रही है। सुधांशु जी, मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस देश का जो बजट है उसका 15% मुसलमानों पर खर्च किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कभी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो बाकायदा अब उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में, रंगनाथ कमेटी की रिकमेंडेशन में ये रिकमेंडेशन की गई और ये कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और आज की पीढ़ी को न याद हो तो मैं बताना चाहता हूं, इस देश में एक ऐसा संविधान संशोधन भी हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। जानते कितने आर्टिकल बदले गए थे? 40 आर्टिकल में अमेंडमेंट, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए, एक शेड्यूल चेंज कर दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, 20% कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया। संविधान की उद्देशिका, वो प्रीएम्बल जिसे भारत की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा, वो बदल दिया गया। तो कहे नहीं, कर चुके हैं। 15% आरक्षण की बात, 15% बजट खर्चे की बात मोदी जी ने कल करी। मोदी जी बिना पलक झपकाए सफेद सपाट झूठ क्यों बोलते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलता है? आज चर्चा यह होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूं और मैं यहां पर सीना ठोक के कहती हूं, एक डॉक्यूमेंट, एक कैबिनेट कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखा दे जहां पर ऐसा हुआ हो। आप आकर कुछ भी बोल दीजिएगा, आप कह दीजिएगा ब्याहताओं को आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा एक भैंस छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है, 15,329 शब्द है। एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं आज यहां से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी अगर एक भी बात जो मोदी जी कहते हैं वो दिखा दीजिए। हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट, प्राइम टाइम पर टीवी 9 पर डिबेट होगा। यहां उनके सांसद बोल रहे हैं, सुई टपक सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं, सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर। अब उनको आप भी कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं माना जाना चाहिए? सवाल बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया, उसको छोड़िए, उन्होंने एक बयान दिया, उस बयान पर 48 घंटे चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर हम सब ने, जो संचार विभाग में है, संचार विभाग के प्रमुख हैं, कहा कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप डिबेट क्यों कर रहे थे उस पर?
आप 48 घंटे तक क्यों राहुल गांधी की फोटो लगाकर डिबेट नहीं, वो इसलिए कर रहे थे सुप्रिया जी, नहीं सुप्रिया जी, कितने डिबेट नहीं आपने सवाल पूछा, मैं बता दूं, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाला बयान दिया, आप टाइमिंग देखिए, उसी वक्त पर सैम पित्रोदा नमूदार होते हैं और कहते हैं कि वहां पर 45%, 55% वाला वो विरासत टैक्स दिया जाता है। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। कैसे? जिस समय प्रधानमंत्री ने यह कहा, उन्होंने ये कह दिया। जिस समय हम कह रहे हैं कि ये संविधान बदलने वाले, इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदलना है, आपने तो जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर डिबेट नहीं किए। आपने तो नहीं बोला कि लल्लू सिंह आपके सांसद ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला अनंत हेगड़े ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला। चलिए यही इसी सवाल से ये चर्चा शुरू हुई थी। सुधांशु जी, मैं आपसे यही कहने जा रहा था कि आपकी पार्टी के तमाम नेता जब खुद पब्लिक मंचों पर इस तरह के बयानात देंगे कि 400 सीटें दीजिए, हमें संविधान बदलना है, बड़ा फेरबदल करना है, तो फिर चर्चा तो वहां से शुरू हुई ना। ये हमारे नेताओं के तो किसी बयान को लेकर कह रहे हैं, मैंने तो इनके कृत्य बता दिए। इन्होंने कहा कोई बलिया का नेता बोल देता है तो ऐसा होता है। बताइए, राहुल गांधी पर्ची फाड़े थे, वो बलिया के नेता थे? ये बताइए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन सोनिया गांधी जी जो कोई छोटा मोटा नेता थी, उनकी बड़का बड़का फोटो लगती थी और प्राइम मिनिस्टर की छोटका छोटका फोटो लगती थी। मतलब कैबिनेट रैंक जिसको है उसकी फोटो बड़ी लग रही है और उनकी फोटो छोटी लग रही है। और एक दिखा दीजिए सुधांशु जी, एक फोटो दिखा दीजिए। चलिए, हम और आप राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, ये यहाँ पर कह रही हूँ। एक फोटो दिखा दीजिए जहाँ पर सोनिया जी की बड़ी फोटो और मनमोहन सिंह जी की छोटी फोटो। मतलब सोनिया जी की छोटी फोटो एक दिखाइए। मैं अभी आपको 10 वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पुतिन से हाथ मिला रही है पहले सोनिया जी और यू पीछे खड़े हुए हैं। एक ऊपर सुनिए, यूपीए की चेयरपर्सन है, अभी दिखाएं यूपीए चेयरपर्सन, यूपीए की चेयरपर्सन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो वो कले भी नहीं है, ये पीछे असलियत है, आप लच्छेदार बातें करते हैं। मेरी बात से कहता हूं, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, अगर कोई डिग्निटरी आ रही है, उनसे मिल रही है, आपको क्या दिक्कत है? चलिए मैं जवाब देता हूं। सोनिया जी की उपस्थिति में मनमोहन सिंह जी ने प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन के समय कहा कि जब मैडम ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री बनना है तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने प्रणब दा से कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, बड़का कौन छुटका कौन बताइए। तो ऐसा है कि इस प्रकार के तर्क उतर्क करके इसको बचाया नहीं जा सकता, सबको पता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में खड़े होकर पार्लियामेंट पे बोला है कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, वो सबको पता है। अब हम आते हैं आगे के बिंदु पे। सदन में एक मिनट, उसी सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। सुनिए, कह रहे थे कारवा लुट गया, कहते थे एसबीआई एलआईसी बर्बाद हो गया। अभी चेक करिए जाके, पिछले क्वार्टर में भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कौन है, इवन इंक्लूडिंग प्राइवेट, रिलायंस से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों ज्यादा 22,000 करोड़ रुपए का एसबीआई ने क्या कहते कारवा लुट गया, कारवा लुट गया, हाईएस्ट प्रॉफिट गेन किया है। खोलिए अपना अपना मोबाइल में, अभी से कहता हूं। 2004 में कितने का था डीजल? 22 रुपया। 2014 में हमारी सरकार आई 52 रुपया। कितना राइज हुआ? 220%। आज कितना है डीजल? 87 रुपए। कितना राइज है? 65%। अब सुनिए, 90 रुपए। अरे सुनिए ना, तो कितना हुआ? चलो 90 है तो कितना हुआ? 70%। 70% हुआ ना। आपके में 210%। और सुनिए, पेट्रोल कितना था 2004 में? 32 रुपया। जब हमने छोड़ा, जब इन्होंने छोड़ा 67 रुपया। कितना राइज हुआ? 210%। आज कितना? 97 रुपए, 60%। बोलिए, आपके जमाने में 2 गुनी महंगाई बढ़ी है। किसी भी चीज पर चुनौती से कहता हूं। आइए दूध के दाम देख लीजिए। अच्छा, ठीक है, नहीं सुनिए, आज जाइए, गैस का एलपीजी सिलेंडर 2004 में 281 रुपए, जनवरी 2014 में 1241 रुपए, आज 1047 रुपए। बताइए किसके जमाने में? सुधांशु जी, यानी आप ये क्या? आज गाना बदल गया है। पहले गाना था सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आज दूसरा गाना चल रहा है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। ठीक है, असलियत ये है। अब सुनिए, 2 लाइन बोलता हूं भाई, सब अपने अपने मोबाइल खोल के चेक करिए। जनवरी 2014 में 1241 का सिलेंडर था। झूठ बोलते हैं कि 400 का था। 400 का सब्सिडी का सिलेंडर था। 400 सब्सिडी के सिर्फ 6 सिलेंडर मिलते थे। सब्सिडी अक्टूबर 2024 में खत्म हो गई। ये डब्ल्यूटीओ के साथ एग्रीमेंट किया था। अब ऐसे तो हम कहें कि हम उज्ज्वला में मुफ्त का सिलेंडर देते हैं, अब मुफ्त से 1000 रुपए हो गया। इसलिए जो मार्केट रेट था उसकी बात करिए। अब सुनिए, नेता प्रतिपक्ष की फोटोआ नहीं आती है मैनिफेस्टो पे। अध्यक्ष के साथ केवल किसकी फोटो आती है? राहुल गांधी जी की, जो ना अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना महासचिव हैं, ना दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष हैं और पद छोड़ चुके हैं, अपदस्थ अध्यक्ष हैं।
सबसे असफल अध्यक्ष हैं मगर सबसे ऊपर चलने वाले अध्यक्ष हैं। यही इनकी पार्टी की समस्या है कि हकीकत को नहीं समझते हैं और उसके बाद इधर उधर की बातें करते हैं। क्या प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं कि क्या टेम्पो में भर भर कर, बोरों में लाद लाद कर काला धन बांटा जा रहा है? क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं? आप भी सांसद हैं, सम्मानित हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। पीयूष गोयल से सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा? अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो उन्हीं से पूछो। ऐसी कन्नी काटना तो मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं है। पार्टी बिल्कुल चुप, एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है पार्टी में कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले चरण के बाद मटन मीट मुर्गे पर आ गए, दूसरे चरण के बाद मंगलसूत्र और भैंस पर आ गए, तीसरे चरण के बाद वो आ गए अडानी अंबानी पर, और चौथे चरण के बाद मोदी जी को गजनी का शिकार हो गए। जैसे गजनी में था ना, मैं तो हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूं। सुधांशु जी अब इसका जवाब दे दीजिए। अरे सुनिए भैया, फिर मैं सवाल इनके तो इतने नोट पकड़े गए कि टेम्पो क्या ट्रकों में ना पाए। 350 करोड़ रुपए याद है धीरज साहू के भैया, ट्रक में भर के ना 350 करोड़ आ पाए, उतने पकड़े गए। 100 करोड़ के लगभग कहां पकड़े गए? बंगाल में पकड़े गए, कर्नाटक में पकड़े गए, झारखंड में अभी फिर पकड़े गए। अरे आंखों के सामने दिख रहा, उसके बाद बचने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए ये लोग सिर्फ कैश पैसे पे राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए इनको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं चाहिए, वही दौर चाहिए 2014 से पहले, जिसका कि इनकी पार्टी एक पैसे का हिसाब नहीं दे सकती। ऐसा तो नहीं 2014 से पहले चुनाव नहीं लड़े जाते थे? हवाई जहाज से लेकर सारी चीजों का खर्चा कौन देता था? एक पैसे का हिसाब नहीं है। आज कम से कम ऐसी पारदर्शी स्थिति तो लाए थे कि हिसाब है, अगर सरकार चाहे, कोर्ट चाहे तो हिसाब मांग सकता है। इनके टाइम में तो मांग ही नहीं सकते। सब तो इधर से आया उधर चला गया। क्या इसलिए आगे सुधांशु जी, आप ही की पार्टी के नेता असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे राम मंदिर बनाया अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि मंदिर देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो? ज्ञानवापी में मंदिर देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो? देखिए, राम मंदिर किस बात का प्रतीक था? मैं आपसे कहना चाहता हूं 500 वर्ष के संघर्ष का ही प्रतीक नहीं था। 1000 साल के बाद विंध्य के उत्तर में, यानी विंध्य के दक्षिण भारत में तो बड़े बड़े हमारे मंदिर मान बिंदु केंद्रों पर रहे थे। विंध्य के उत्तर में भारत के किसी मान बिंदु तीर्थ के ऊपर पहली बार भव्य मंदिर बना है। यह भारत के अंदर आए हुए सांस्कृतिक चेतना के बदलाव का प्रतीक था। इसलिए कृष्ण जन्मभूमि या काशी विश्वनाथ का विषय जो कोर्ट में विचाराधीन है, हमें पूर्ण विश्वास है कि अंततः वो भी हमारे पक्ष में आएगा और भारत की सांस्कृतिक चेतना उस रफ्तार से आगे बढ़ेगी जिसे हम कह सकते हैं अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा और करवट बदला अंगड़ाइली सोया हिंदुस्तान उठा। अब मगर इनका क्या है? सुनिए, इन्होंने राम मंदिर का न्योता लौटा दिया। और मैं कोट करना चाहता हूं, राम मंदिर तो नहीं आए, बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए, बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई, बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। और मैं बताना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, नटवर सिंह जो इनके विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब इंदिरा जी सामने खड़ी हुई थी, उन्होंने सर झुकाया बाबर की कब्र पे, मैं उनसे चंद फीट दूर खड़ा हुआ था और उन्होंने लौट के मुझसे कहा कि ऐसा लगा कि सदियां सिमट कर एक ब्लर्ड विजन के अंदर आ गईं। और उन्होंने कहा कि बाबर को श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक रेयर अनुभव था और इंदिरा जी के साथ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था, जिन्होंने बाबर की कब्र पे जाके सिजदा किया, उन्होंने राम मंदिर का लिखित में लौटाया। इसलिए यह अंतर की बात है और इसमें से कोई बात गलत हो तो बताइएगा। आपके विदेश मंत्री ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में क्लियर कट लिखा है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। एंड हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।